तो हमारे पास टेबल चल रही थी। एम्प्लॉय टेबल। और इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर कुछ डेटा रखा हुआ था। लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंक्शन बनाना सीखा था। फंक्शन का ड्रॉबैक था कि फंक्शन कोई एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। और फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करनी ही होगी। ऐसा भी नहीं है कि नहीं करते, वो भी एरर आ जाएगी। तो फंक्शन जब आप बनाएंगे माई एसक्यूएल के अंदर, तो फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट लिखना मैंडेटरी है, और एक ही लिख सकते हैं। तो अगर हमें कभी ऐसा कोई लॉजिक लगाना हो जहां पर हम मल्टीपल रोज रिटर्न करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? तो प्रोसीजर हमें फैसिलिटी देता है कि आप बिना रिटर्न लगाए कोई आउटपुट प्रोसीजर से भी दिखा सकते हैं। और अगर आप प्रोसीजर से आउटपुट ना दिखाकर प्रोसीजर से रिटर्न कराना चाहते हैं, तो वैल्यू रिटर्न भी करा सकते हैं, और जितनी चाहे उतनी वैल्यू आप रिटर्न करा सकते हैं। ठीक है, कैसे कराएंगे देखते हैं प्रोग्राम। तो सबसे पहला काम डेलीमीटर चेंज करना होता है हमारा। मान लीजिए डेलीमीटर मैंने हैश कर दिया, तो प्रोसीजर बनाने के लिए वही क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम, ये सिंटैक्स होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर क्रिएट प्रोसीजर, उसके बाद प्रोसीजर का नाम, जिस नाम से आप प्रोसीजर बनाना चाहते हैं, मीनिंगफुल नाम देंगे, बेटर होगा। अभी हम जस्ट P1 P2 कोई भी नाम रख लेते हैं। उसके बाद प्रोसीजर के पैरामीटर्स होंगे, अगर नीडेड है तो आप प्रोसीजर के पैरामीटर्स बनाइए, और नीड नहीं है तो मत बनाइए। उसके बाद अब यहाँ पर हमें दो एक्स्ट्रा चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं कि लिख भी सकते, लिखना ही नहीं है। अगर मैं फंक्शन बना रहा होता तो यहाँ पर फंक्शन का रिटर्न टाइप बताना पड़ता, ऐसे करके रिटर्न्स, और जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा वो टाइप। उसके बाद यहाँ पर फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक, डिटरमिनिस्टिक, रीड एसक्यूएल, वो सब बतानी पड़ती है। यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस खत्म। ठीक है, तो फंक्शन और प्रोसीजर के सिंटैक्स में डिफरेंस भी है। प्रोसीजर ज्यादा आसान होता है देन फंक्शन। तो क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम, उसके बाद प्रोसीजर की जो बॉडी है वो बिगिन करेंगे, बिगिन। अब अगर आपको कोई लोकल वेरिएबल बनाना है, तो जैसे वहां बनाते थे ऐसे यहाँ बना सकते हैं। नहीं बनाना है तो मत बनाइए। तो अभी मैंने एक बात बोली थी कि फंक्शन से आप कुछ प्रिंट नहीं करा सकते, फंक्शन सिर्फ रिटर्न ही करता है। प्रोसीजर खुद भी प्रिंट कर सकता है और रिटर्न भी कर सकता है। अगर ये खुद प्रिंट करेगा तो कैसे करेगा? मैं इसके अंदर जितने सेलेक्ट क्वेरी लिखूंगा, ऑटोमेटिकली उनका आउटपुट प्रिंट होगा। कब? जब प्रोसीजर रन होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, अगर मान लीजिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP वेयर EMP सेल इज ग्रेटर देन 30,000। ठीक है, उसके बाद अब मैं अगर एंड करना चाहूँ, तो प्रोसीजर को मैं एंड कर सकता हूँ। वहां पर अगर मैं फंक्शन बना रहा होता तो सेलेक्ट कमांड से जो रिजल्ट आता वो कहीं डिस्प्ले ही नहीं होता, क्योंकि जो सेलेक्ट होकर आया आपको उसको किसी वेरिएबल में इनटू लगाकर स्टोर करना होता है, फिर उसे रिटर्न करना होता है। यहाँ पर कोई करने की जरूरत नहीं है, प्रोसीजर खुद कैपेबल है जब चलेगा तो आउटपुट दिखाने में। ठीक है, तो इसलिए लोग इससे रिटर्न भी कराते ही नहीं है, कहते जरूरत ही क्या रिटर्न कराने की जब खुद ही प्रिंट कर देगा।
मैं इसके अंदर का 4 सेलेक्ट क्वेरी लिख दूं, चारों सेलेक्ट क्वेरी चलेंगी, चारों के आउटपुट प्रिंट होंगे। ठीक है, एंड हो गया। सबको सही लिखा होगा तो हो जाएगा। कितना आसान है। तो लोग फंक्शन पढ़ते ही नहीं है, आप ऐसा मान लीजिए लोग फंक्शन पढ़ते ही नहीं है, सीधा क्या पढ़ते हैं, प्रोसीजर पढ़ते हैं। लेकिन मैंने आपको फंक्शन भी पढ़ाया ताकि कभी इंटरव्यू के अंदर पूछ लिया जाए, क्योंकि इंटरव्यू में डिफरेंस जरूर पूछते हैं कि डेटाबेस के फंक्शन और प्रोसीजर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अभी मैं पढ़ाने के बाद प्रॉपर वे में आपको कंपेयर करके दिखा दूंगा। अब अगर मुझे क्या करना है, मुझे इसे प्रोसीजर को कॉल करना है। कैसे करेंगे कॉल? प्रोसीजर को अगर मुझे कॉल करना होगा तो कैसे करेंगे? वहां पर फंक्शन को कॉल कैसे करते थे? सेलेक्ट कमांड के आगे। अब जैसे हम पाइथन के अंदर कुछ प्रिंट करना चाहते तो प्रिंट फंक्शन होता है, माइस्क्यूएल में कुछ प्रिंट करने के लिए सेलेक्ट कमांड। तो अब हमें पता था कि फंक्शन खुद से प्रिंट नहीं कर सकता, इसलिए हम उसे जब भी कॉल करते थे सेलेक्ट के अंदर से कॉल करते थे ताकि सेलेक्ट प्रिंट करे, फिर क्या वेरिएटर जो वहां से रिटर्न होकर आई है वैल्यू वो सेलेक्ट को फिर प्रिंट करती है। अब यहाँ पर हमें पता है कि प्रोसीजर खुद भी कैपेबल है प्रिंट करने के लिए अगर उसको सेलेक्ट लगाए तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट कमांड लिखने की नीड नहीं होगी। यहाँ पर क्या लिखेंगे? कॉल। कॉल कमांड होती है, कॉल कमांड से प्रोसीजर को कॉल किया जाएगा और उसके बाद प्रोसीजर का नाम। आ गया उसको। अभी और इसके अलग अलग फ्लेवर देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान है ये। अब चलो एक और प्रोसीजर बनाते हैं जिसका नाम P2 कर दिया। ये क्या करता है? एक तो सैलरी दिखाता है जिनकी सैलरी 30,000 से ज्यादा है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें क्या बताएगा? एवरेज सैलरी बताएगा और मिनिमम सैलरी बताएगा, मैक्सिमम सैलरी भी बताएगा। मतलब कोई भी क्वारी आप लिख सकते हैं, मैं तो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फ्रॉम, तो 2 सेलेक्ट कमांड लिख दी मैंने इस बार। अब जब प्रोसीजर को मैं कॉल करूंगा तो जिस ऑर्डर में मैंने सेलेक्ट कमांड लिखी है उसी ऑर्डर में उनका एग्जीक्यूशन होगा और उसी ऑर्डर में आपको आउटपुट में उनका रिजल्ट देखेगा। तो पहले रिजल्ट आएगा पहले वाली सेलेक्ट कमांड का, फिर उसके जस्ट बिलो रिजल्ट आएगा दूसरी वाली सेलेक्ट कमांड का। ठीक है, कॉल प्रोसीजर का नाम। ठीक है, देखो ये पहला आया, ये रिजल्ट आया पहले वाले सेलेक्ट कमांड का जो ये चल, और उसके नीचे एक रिजल्ट और आया। ठीक है, तो जितनी भी आप यहाँ क्वारी लिखेंगे, सेलेक्ट क्वारी जितनी लिखेंगे, सबका रिजल्ट जब प्रोसीजर रन होगा उसी ऑर्डर में प्रिंट कर दिया जाएगा। अब प्रोसीजर में अगर हमें कुछ अपनी तरफ से देना है, क्योंकि ये प्रोसीजर हो सकता है हम ऐसा चाहते हो कि भाई आप, ये तो चलो ठीक है, इसमें तो हम कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, जिस टाइम पर टेबल जैसी है उस हिसाब से एवरेज सैलरी मिनिमम मैक्सिमम सैलरी ला रहा है लाने दो। लेकिन ये बात हम बदलना चाहते हैं कि भाई हमसे पूछो कि कितनी सैलरी से रिलेटेड एम्प्लॉय आपको चाहिए, तो ये वैल्यू पहले से फिक्स मत करो, ये हमसे पूछो। तो फिर यहाँ पर मुझे क्या देना होगा? पैरामीटर देना होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि प्रोसीजर के जो पैरामीटर्स होते हैं, है ना, उन प्रोसीजर के पैरामीटर का
एक तो डेटा टाइप होता है, इंट, बैरकैर, फ्लोट, जो भी हम लगाएंगे, और दूसरा है पैरामीटर का टाइप होता है। तो पैरामीटर के साथ दो तरह के टाइप हैं, पैरामीटर टाइप और दूसरा पैरामीटर का डेटा टाइप। तो डेटा टाइप वही है जो आज तक हम जानते हैं, है ना। पैरामीटर टाइप ये पहली बार हम पढ़ेंगे, प्रोसीजर के पैरामीटर टाइप कितने होते हैं। तो प्रोसीजर के टोटल 3 तरह के पैरामीटर टाइप्स होते हैं। तो मैंने वो लिखे हुए हैं, मैं एक बार वहां से आपको पढ़ा देता हूँ। तो टोटल 3 तरह के पैरामीटर टाइप होते हैं, इन पैरामीटर, एक होता है आउट पैरामीटर, और एक होता है इन आउट पैरामीटर। अब तीनों को 3 अलग अलग प्रोग्राम बनाकर समझाता हूँ। तो पहले बात करेंगे इन। तो इन जैसा सेंस आ रहा है, इन मतलब इनपुट लेने वाला काम करता हूँ। इन माने अंदर आना, अंदर क्या चीज आएगी, इनपुट आएगा। जब प्रोसीजर कॉल करेंगे तो कुछ इनपुट कराएंगे। तो इन पैरामीटर अगर मुझे बनाना है, मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट प्रोसीजर P3। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक पैरामीटर बनाऊं। तो पहले अपने दिमाग में होना चाहिए कि वो पैरामीटर इनपुट लेगा या आउटपुट वापस करेगा। आउटपुट वापस करेगा का मतलब अभी थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन अभी इनपुट लेगा ये बात समझ में तो आ ही रही होगी, है ना। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब आप पढ़ते हैं, उसके अंदर पैरामीटर जब आते हैं तो वो जनरली इनपुट लेने वाले ही काम करते हैं, उसमें आउटपुट देने वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पाइथन में फंक्शन पढ़े, फंक्शन सिंपल इंटरेस्ट का बनाया, उसमें 3 पैरामीटर बना दिए P, R, T, तो तीनों इनपुट ही तो हैं, कुछ आउटपुट थोड़ी देगा। लेकिन प्रोसीजर जो होता है माइस्क्वेल में, उसके पैरामीटर आउटपुट वाला काम भी करते हैं। तो इसलिए हमें आपका पैरामीटर के टाइप को बताना होता है। तो पहले क्या बताएंगे, इन पैरामीटर। इन नाम से पाइथन में माइस्क्वेल में कीवर्ड है। तो इन टाइप का पैरामीटर बनाना है। उसके बाद डेटा टाइप, नहीं पैरामीटर का नाम, उसके बाद डेटा टाइप। पैरामीटर का नाम, अब आपके ब्रेन में है कि मैं वो सैलरी वाला एग्जाम्पल बना रहा हूँ, तो सैलरी की वैल्यू 30,000 होगी, 40,000 होगी, 50,000 होगी, वो मैं रिसीव करूंगा। तो मान लीजिए मैंने ई सेल कर दिया, तो इसका नाम अपने मन से कुछ भी कर सकते। अब इसका डेटा टाइप क्या रखना है, मान लीजिए मैंने इंटीजर रख दिया। ठीक है, हो गया, हमने हो गया। कोई और पैरामीटर बनाना है तो कॉमा लगाओ, उसका पैरामीटर टाइप बताओ। पैरामीटर टाइप टोटल 3 हो सकते हैं, या तो इन हो सकता है, या आउट हो सकता है, या इन आउट हो सकता है। बस 3 ही हो सकते हैं। तो बाई डिफॉल्ट अभी मैं आपको इन पढ़ा रहा हूँ। एक पैरामीटर हो गया हमारा, एंटर कर दिया, बिगिन पे आ गए। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन, और यहाँ लिख दिया मैंने ग्रेटर देन, इक्वल टू लगा दे, चलो ई से। अब ये क्वेरी जब चलेगी तो जो ई सेल इनपुट पैरामीटर में जो वैल्यू आई होगी, उसके बेस पर रिकॉर्ड को फैच करके आपको दिखा दिया जाएगा। बस एक ही लिख देते हैं क्वेरी, बाकी समझ में तो आ ही गया। एंड कर दिया। अब इसे रन करने के लिए कॉल, कॉल के आगे प्रोसीजर का नाम। अब जब आप प्रोसीजर को कॉल करेंगे तो आपको आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक इन टाइप का पैरामीटर बनाया है, क्या नाम है उसका, ई सेल। तो आपको कॉल करते समय आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो एरर आ जाएगी। फिर देखते हैं एरर आती है क्या, या कुछ अपने आप कंसीडर करेगा। कह रहा आर्गुमेंट तो दिया ही नहीं आपने। तो अब यहाँ पर हम आर्गुमेंट देंगे, मान लो मैंने कहा 20,000। तो 20,000 से ज्यादा या 20,000 के बराबर सैलरी वाले जितने एम्प्लॉयज हैं, उनका डेटा आ जाएगा। दोबारा मैंने कॉल करा, मैंने कहा 40,000। तो 40,000 या 40,000 से ज्यादा वाले एम्प्लॉय का डेटा आ गया। आप किस पर्पज के लिए प्रोसीजर बना रहे हैं, उसका प्रॉपर क्वेरी लिख कर आओ। ठीक है। अच्छा, अब अब हम चाहते हैं कि एक ऐसा प्रोसीजर बनाया जाए जिसमें आउट पैरामीटर की बात भी हो। तो आउट पैरामीटर जनरली हम तब
बनाना प्रेफर करते हैं जब हमें एक रो नहीं चाहिए, हमें स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए। जैसे मुझे एम्प्लॉय आईडी पता है और मुझे ये बताना है कि उस एम्प्लॉय आईडी पर नाम क्या है, या उस एम्प्लॉय आईडी का जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी क्या है, या उसका डिपार्टमेंट क्या है। तो इस तरह से स्पेसिफिक वैल्यू अगर मैं चाहता हूं प्रोसीजर से, तो आउट पैरामीटर हम यूज कर सकते हैं। और अगर आपको मल्टीपल रोज से, जैसे अभी रिजल्ट आया, मल्टीपल रोज आई, तो फिर आप वहां पर सेलेक्ट लगा के ही प्रिंट करवाओ। तो वहां पर फिर आउट पैरामीटर के बारे में आप नहीं सोचेंगे, क्योंकि एक आउट पैरामीटर एक वैल्यू को स्टोर करेगा। सोचिए अगर मैं एक एक वैल्यू गिनूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सर गिनती नहीं होगी यहाँ पर। तो इतने सारे आउट पैरामीटर बनाने पड़ेंगे आपको फिर, तो इसलिए आउट पैरामीटर बनाने की बजाय वहां पर सीधा सेलेक्ट लगा के ही प्रिंट होने दो, वही ज्यादा बेटर। लेकिन अगर मुझे स्पेसिफिक वैल्यू 1 2 चाहिए, तो फिर मैं शायद आउट पैरामीटर के बारे में सोच सकता हूँ। ठीक है, कैसे? देखो, तो अब मेरे ब्रेन में क्या है, मेरे ब्रेन में यह है कि मैं एक ऐसा प्रोसीजर बनाना चाहता हूं जो हमसे एम्प्लॉय आईडी मांगेगा, और उस एम्प्लॉय आईडी पर क्या एम्प्लॉय का नाम है वो मुझे वापस करेगा। ठीक है, तो एक एम्प्लॉय आईडी पर एक ही नाम होगा हमारा। तो अब क्रिएट प्रोसीजर P4। अब मुझे एम्प्लॉय आईडी मिलेगी, तो एम्प्लॉय आईडी भी इंटीजर ही है, तो मान लो मैंने इसको ई आई डी कर दी, इन टाइप का। अब मुझे इस पर जो वैल्यू है वो मुझे वापस करनी है, वापस प्रिंट नहीं करनी है, वापस करनी है। तो यह वापस करने के लिए रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता, क्या होगा, आउट पैरामीटर होगा। आउट पैरामीटर जो भी वैल्यू वापस करनी है उसको स्टोर करने वाला काम करता है। ठीक है, तो आउट। अब उस आउट पैरामीटर का नाम अपनी मर्जी से कुछ भी दे दीजिए। मान लीजिए आपने दे दिया ई एन, मतलब एम्प्लॉय का नेम। किस टाइप का होगा ये, वर्कर टाइप का होगा। मान लीजिए मैंने वर्कर लिखा। तो अब जो प्रोसीजर बन रहा है, इस प्रोसीजर में दो पैरामीटर्स हैं। एक इन टाइप का पैरामीटर है ई आई डी, जिसका डेटा टाइप है इंट, और दूसरा आउट टाइप का पैरामीटर है जिसका नाम है ई एन, और उसका डेटा टाइप है वर्कर। काम करो, पीछे से लाइट ऑन कर लो, अंधेरे में क्यों लिख रहे हो? पीछे से ना लाइट ऑन करो। फैन ऑफ कर दो। बस ठीक है, बैठो। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, प्रोसीजर बना लिया P4, वही बिगिन। अब यहां पर देखो क्या सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय का नेम। तो क्या नाम है, ई नेम। सेलेक्ट ई नेम इनटू जो आउट पैरामीटर था ई एम, फ्रॉम ई एम पी वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू, क्या है अभी, ई। तो ये कमांड क्या करेगी, ये कमांड जो आपका ई आई डी पैरामीटर में वैल्यू आई होगी उसको मैच करेगी एम्प्लॉय आईडी कॉलम में। जहां भी एम्प्लॉय आईडी कॉलम में वो मैच है, उस पर जो आपका ई नेम कॉलम है, ई नेम कॉलम की वैल्यू को उठाया जाएगा और उसको उठाकर इस आउट पैरामीटर में स्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है, आउट पैरामीटर को रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, रिटर्न लिखना ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद एंड कर। फिर अगर एंड कर देंगे तो एक चीज बताइए कि आउट पैरामीटर की वैल्यू मिलेगी कैसे, हमने कब वो सीखना है कि आउट पैरामीटर की वैल्यू मिलेगी कैसे, क्योंकि आपने रिटर्न तो करा ही नहीं। वो तो ई एन में आकर स्टोर हो गई, अब ई एन से पढ़ेंगे कैसे, ई एन में से वो निकलेगा कैसे रिजल्ट, कॉल करते समय। तो जब हम प्रोसीजर कॉल करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे P4, और यहाँ पर अब दो आर्गुमेंट पास करने हैं। एक आर्गुमेंट पास करना है इनपुट, तो वो आप अपनी एम्प्लॉय आईडी दे दो। मान लो एम्प्लॉय आईडी मैंने दे दी 102,
ठीक है, तो जिसका नाम पता है मेरे पास। अब यहाँ पर क्या पास करना है मुझे, आउट पैरामीटर की वैल्यू। अब आउट पैरामीटर तो हमें वापस करेगा, हम थोड़ी उसे कुछ देंगे। तो आउट पैरामीटर जब हम कॉल करते समय डिफाइन करते हैं तो वो एक वेरिएबल होता है। आउट पैरामीटर क्या होगा, एक वेरिएबल होगा। अब वेरिएबल कैसे बनाए, यहाँ पर प्रोसीजर कॉल करते समय अगर आपको कोई वेरिएबल बनाना है तो ऐट सिंबल के साथ आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं। क्या नाम रखोगे, जो आपका मन करे वो नाम रख लो। मान लीजिए मैंने उसका नाम नेम रख लिया, रख लो, तो ये आपकी पसंद का नाम है। तो ये वो वेरिएबल है जो आउट पैरामीटर की वैल्यू को रीड करके अपने अंदर रखेगा। इसका नाम आपकी पसंद का। तो अगर हम माई SQL में कोई वेरिएबल बनाते हैं प्रोसीजर को कॉल करते समय, स्पेशली हम तब बनाएंगे जब आउट पैरामीटर को हमें कुछ देना है। तो आउट पैरामीटर को एक वेरिएबल दिया जाता है, फिर आउट पैरामीटर अपने अंदर आई वैल्यू को उस वेरिएबल में वापस कर देता है। तो उस आउट पैरामीटर को डिफाइन करते समय यानी कॉल करते समय प्रोसीजर को हम क्या लगाते हैं, ऐट सिंबल। अब ये बताइए सर, आया नहीं रिजल्ट कुछ, रिजल्ट किसके अंदर आके स्टोर हो गया है, इस नेम के अंदर। अब इस नेम से मुझे रीड करके प्रिंट करना है। तो अगर मुझे किसी से रीड करके प्रिंट करना है तो कौन सी कमांड होती है, सेलेक्ट, सेलेक्ट एट नेम। अब कोई फ्रॉम फ्रॉम थोड़ी लगाना है, कोई टेबल थोड़ी है। तो अगर मुझे किसी वेरिएबल से वैल्यू रीड करके प्रिंट करानी है तो सेलेक्ट के आगे उस वेरिएबल का नाम लिखकर छोड़ देते हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि सेलेक्ट के साथ फ्रॉम टेबल नेम आ ही जाएगा, क्योंकि हम उस समय टेबल से पढ़ रहे हैं। इस बार टेबल से नहीं पढ़ रहे हैं, इस बार हम वेरिएबल से पढ़ रहे हैं। तो सेलेक्ट के आगे उस वेरिएबल का नाम लिख दिया। हाँ, एज लगाकर आप इसको एलियास देना चाहते तो दे सकते हैं। अब इसको आप जितनी बार चाहे उतनी बार रीड कर सकते हैं। ये लो। इस वेरिएबल का जो एग्जिस्टेंस है वो जब तक ये एडिटर चल रहा है तब तक है। अगर ये क्लोज कर दिया तो ये मत कहना कल को आऊंगा और ये कमांड लिखूंगा तो चलेगा, नहीं चलेगा, खत्म। ठीक है, प्रोसीजर परमानेंट है, तभी तो उसको स्टोर्ड प्रोसीजर कह रहे हैं, वो परमानेंट बन चुका है। वेरिएबल टेम्परेरी है। कहाँ पे, लोकल वेरिएबल बना सकते हो। यहाँ पे आप एक लोकल वेरिएबल बना सकते हो। वेरिएबल में तो आ ही गया है। नहीं, यहाँ पे सर रिसीव ऐसे करके असाइनमेंट लगाकर, नहीं नहीं, वो नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, वो तभी होता है जब एक्सप्लिसिट रिटर्न आता हो। यहाँ पर एक्सप्लिसिट रिटर्न नहीं आ रहा है। ये जो कहना चाह रहे हैं वो ये कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि कॉल और यहाँ पर प्रोसीजर का नाम जो भी है और जो भी लिखा वो, और जो इससे रिजल्ट आया उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, लेटर सपोज है। तो ये सिंटैक्स माइस्क्ल में नहीं चलेगा। नहीं, डेलीमीटर परमानेंट नहीं है, डेलीमीटर भी इसी एडिटर के लिए अभी के लिए जब तक चल रहा है, और जैसे मैं इसे हटाऊंगा डेलीमीटर फिर वैसे ही हो जाएगा। चलो, अब तीसरे टाइप का पैरामीटर इन आउट। इन आउट पैरामीटर ये कह रहा है कि मैं इनपुट वाला काम भी करूंगा और आउटपुट वाला काम भी करूंगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर आपने दो बनाए, एक EID बनाया, एक EN बनाया, एक इन टाइप का, एक आउट टाइप का।
तो जो तीसरा है इन आउट पैरामीटर, वो ये कह रहा है कि इन दोनों की जरूरत ही नहीं है, एक ही बनाते, वही यूजर से इनपुट लेता और वही रिजल्ट को स्टोर करता। लेकिन उसकी एक शर्त होगी, शर्त ये होगी कि वो तब आपके लिए काम का होगा जब दोनों बातें एक डेटा टाइप की हैं। यहाँ पर ये इंटीजर है, यहाँ पर ये वैरचर है, तो आप इन दोनों को एज ए सिंगल इन आउट में यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आप इनपुट जिस टाइप का है उसी टाइप का आउटपुट होता तो शायद आप इन आउट को यूज करना पसंद करेंगे, ताकि आपका एक कम लिखना पड़े। अब जैसे मैं जिसकी आईडी लाऊंगा उसकी सैलरी मुझे चाहिए, और मान लीजिए मुझे दोनों इंटीजर ही रखने हैं, तो फिर आप यहाँ पर इन आउट अलग अलग ना बनाकर एक ही बना सकते हो। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ फिर से देखो, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम P5 इन आउट, और इसका नाम कर दिया EID सेल। तो कोई भी नाम दे दो, मीनिंगफुल नाम देना है। तो एक प्रोसीजर बन रहा है P5 जिसमें EID सेल नाम से एक पैरामीटर बनाया, नाम ई रख लो, जे रख लो, के रख लो, रीडेबिलिटी के लिए मैंने EID सेल रख लिया। और ये इन आउट टाइप का पैरामीटर, ये इंटीजर ही मांगेगा और इंटीजर ही देगा। ठीक है, सेलेक्ट, ई नेम नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ई सेल थी, EMP सेल थी, EMP सेल इनटू EID सेल फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू EID। ठीक है, तो यही हमारा पैरामीटर इनपुट के लिए यूज हो रहा है और यही हमारा आउटपुट के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि इसका टाइप क्या बना रखा है, इन आउट। लेकिन इसमें जो पहले वैल्यू आएगी वो एज इनपुट की तरह यूज होगी, और उसके बाद जब एक बार सेलेक्ट होकर इसमें वैल्यू आ गई, अब फिर ये हमारा आउटपुट की तरह यूज होगी। दैट मीन्स आगे अगर आपने कोई क्वेरी लिखी तो अब EID सेल की वैल्यू वो नहीं होगी जो अभी इनपुट में आई होगी, वो हो गई जो यहाँ से सेलेक्ट होकर अभी आई है। तो अगली क्वारी में फिर अब ये आपके काम का ज्यादा रहेगा नहीं, इनपुट ये नहीं रहा, क्योंकि ऑलरेडी इस क्वारी ने इसको अब क्या स्टोर कर दिया, जो रिजल्ट आया था इस सेलेक्ट से वो इसमें डाल दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं, एंड कर देते हैं। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है अब कि इसको कॉल कैसे करेंगे, क्योंकि जब आप कॉल करेंगे तो आप फंस सकते हैं और फंसेंगे। अब ये बताओ कि यहाँ पर अगर इन टाइप का पैरामीटर होता तो मैं उसकी वैल्यू बताता, और अगर आउट टाइप का पैरामीटर होता तो मैं इसे ऐसे करके रीड कर लेता। ठीक है, अब एक ही है, वही इनपुट है वही आउटपुट है, तो मुझे यहाँ पर पहले तो आईडी बतानी है और फिर जो बतानी है उसी में स्टोर करना है। तो सर दो चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं, वेरिएबल वैल्यू दोनों एक चीज कैसे हो सकती है, या तो वैल्यू ही होगी या वेरिएबल ही होगा। हो सकता है कैसे, हम प्रोसीजर को कॉल करने से पहले एक वेरिएबल बनाएंगे। अब इस बार वेरिएबल प्रोसीजर कॉल करते समय नहीं बनाना है, प्रोसीजर कॉल होने से पहले ही बनाना है, और उसकी वैल्यू भी हमें सेट करनी है। कैसे, उसके लिए सेट कमांड हो, सेट कमांड का यूज करके आप कोई वेरिएबल बना सकते हैं और उसकी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो सेट एट, कोई वेरिएबल ले लो जो आपका मन करे, मान लो आपने इसका नाम कर दिया एक्स। अब इसमें पहले क्या असाइन करो, इनपुट। अब आपके एडिटर पे एक्स नाम का एक वेरिएबल बन गया जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, 102। तो अगर कोई आपसे पूछे MySQL में वेरिएबल बना सकते हो, तो सामने आंसर आ गया जी, बना सकते हैं। और अगर आप बनाना चाहते हो प्रोसीजर फंक्शन के अंदर तो डिक्लेयर करके बनाते हो, और एडिटर पे बनाओ तो डायरेक्ट आप सेट लिखकर अपना बना सकते हो। ठीक है, और अगर यहाँ वैल्यू नहीं देनी थी तो यहाँ भी डिक्लेयर से काम चल जाता।
ठीक है, जब वैल्यू देनी होती है उसी समय तो सेट लगाते हैं। तो अब यहाँ पर अब कॉल करेंगे, कॉल P5, क्या पास कर दो यहाँ पर, एक्स की वैल्यू अभी क्या है 102, तो वो पास हो जाएगी, और जो वापस आएगा वो जो सैलरी है फिर इसी के अंदर वापस आ जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर से मुझे क्या करना है, सैलरी को रीड करना है। तो सेलेक्ट, आगे पता लगेगा। तो 102 की सैलरी, 102 की सैलरी कितनी है पता लगे। तो सर इस तरह से हम कितने इन आउट पैरामीटर लगा सकते हैं, कितने भी लगाओ, कितने भी आउट पैरामीटर लगाओ, कितने भी इन लगाओ, आपकी मर्जी। ठीक है, लेकिन अगर आप बोलो नहीं मुझे तो कई सारी रोज चाहिए, तो ऐसा तो फिर पॉसिबल ही नहीं है ना कि आप एक रो में 3 वैल्यू आ रही हैं, यहाँ वाले केस में। अब एक रो में 4 वैल्यू आई हैं तो 4 आउट पैरामीटर लगाओगे, क्योंकि एक आउट पैरामीटर एक सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकता है। एक आउट पैरामीटर पूरी रो नहीं आती है, पूरी पूरी रो दिखानी तो वहीं सेलेक्ट करा लो। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होता है हमारा भाई, प्रोसीजर का चैप्टर हमारा होता है। तो अब अगर आपसे कहा जाए फंक्शन और प्रोसीजर में क्या डिफरेंस हुआ। तो पहला डिफरेंस क्या बताते हैं यहाँ पर, वी हैव टू रिटर्न ए वैल्यू, बिना रिटर्न के काम चलेगा नहीं, रिटर्न लगाना पड़ेगा नहीं तो एरर आ जाएगी। रिटर्न स्टेटमेंट अलाउड ही नहीं है प्रोसीजर के अंदर। प्रोसीजर में मे रिटर्न 0 to n वैल्यूज फ्रॉम आउट और इन आउट टाइप पैरामीटर, तो रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता, प्रोसीजर रिटर्न करने के लिए आउट पैरामीटर या इन आउट पैरामीटर का यूज करता है, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज नहीं करता है वहां पर। सेलेक्ट स्टेटमेंट डज नॉट प्रिंट रिजल्ट, सेलेक्ट स्टेटमेंट्स जितने चाहे उतने लगा सकते हो, रिजल्ट को प्रिंट करता हूँ।
लास्ट, फंक्शन बनाते समय फंक्शन की करेक्टरिस्टिक्स बतानी होती हैं, है ना, कि वो डेटाबेस को यूज कर पाएगा तो वो बदल पाएगा, नहीं बदल पाएगा, या कर ही नहीं पाएगा। प्रोसीजर के साथ ये नहीं है ना। तो फंक्शन के साथ हम टेबल की सिक्योरिटी को डिफाइन कर सकते हैं, प्रोसीजर के साथ नहीं कर सकते। तो ये डाउन साइड कह सकते हो प्रोसीजर में। ठीक है। यहाँ पर नहीं। तो टेबल सिक्योरिटी ऑप्शन, जो फंक्शन करेक्टरिस्टिक्स थी उनकी बात हो रही है। प्रोसीजर के अंदर कोई करेक्टरिस्टिक वाला पॉइंट नहीं होता। तो जब आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछा जाएगा तो आपको बहुत ही सेलेक्टेड पॉइंट बताने हैं, स्पेसिफिक पॉइंट बताने हैं जो वो सुनना चाह रहा है। कभी कभी इंटरव्यू में क्या होता है, हम अपना आंसर दे रहे होते हैं और वो गलत नहीं है, सही है, लेकिन सामने वाला मान नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हम वो नहीं बोल रहे हैं जो वो सुनना चाह रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या होती है एक अच्छे इंटरव्यू को आगे ले जाने की, कि जब तक सामने वाले के हिसाब से आंसर नहीं हो तो वो मानता ही नहीं है। ठीक है। तो जब प्रोसीजर फंक्शन का डिफरेंस पूछा जाए तो अपनी कहानी ना सुनाकर आप स्पेसिफिक दो तीन पॉइंट बताएंगे, क्योंकि वो वही सुनना चाहता है। पहला, कि फंक्शन में रिटर्न करने की टेक्निक रिटर्न स्टेटमेंट से है, जबकि प्रोसीजर डिफरेंट टेक्निक यूज करता है रिटर्न करने के लिए। वो क्या है? आउट या इन आउट पैरामीटर, ये वो सुनना चाहता है। ये बात उसे कानों में जाएगी तो वो समझेगा हाँ आपने पढ़ा हुआ है। आपने क्या दिया जी, फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक होती है, प्रोसीजर में नहीं होती। सुनेगी नहीं आपकी बात, हो तो आप क्या कह रहे हैं? आपने कह दिया जी फंक्शन से हम प्रिंट नहीं करा सकते सेलेक्ट कमांड, और इससे हम प्रिंट करा सकते हैं। सुनेगी नहीं आपकी, और क्या कह रहे हो? क्योंकि वो सुनने बैठा ही नहीं है। वो क्या सुनने बैठा है कि सामने वाला ये बोले कि फंक्शन से रिटर्न कराने के लिए रिटर्न कीवर्ड होता है, और प्रोसीजर से रिटर्न कराने के लिए आउट पैरामीटर या इन आउट पैरामीटर। ये सुनना चाहता है वो आप। और दूसरा, फंक्शन से हम एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, और प्रोसीजर से हम 0 to n वैल्यू रिटर्न कर सकते हो, कि आउट पैरामीटर कितने भी लगा सकते हैं, इन आउट पैरामीटर कितने भी लगा। बस ये दो डिफरेंस सुनना चाहता है वो आपसे। जब ये दो हो जाएं फिर बोले और, तो फिर बाकी और जोड़ देना। ये फंक्शन की करेक्टरिस्टिक होती हैं, इसमें नहीं होती हैं। फंक्शन से हम कुछ प्रिंट नहीं करा सकते, इससे करा सकते हैं। फिर ये कहानी सुनाते रहना आगे। चलिए, अब आगे चलते हैं। और एक और कॉन्सेप्ट है, इवेंट इन डेटाबेस। इवेंट्स इन डेटाबेस। जब भी हम किसी भी टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं और अपडेट करते हैं, ये जो तीन क्वेरीज हैं, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट,
जब भी ये 3 क्वेरी चलती हैं तो इन 3 क्वेरी के चलने पर हमारा डेटाबेस में इवेंट होते हैं। इंसर्ट इवेंट, डिलीट इवेंट, अपडेट इवेंट। इवेंट शब्द को रियल लाइफ से रिलेट करो तो कॉलेज में इवेंट हो रहा है। अब इवेंट क्या हो सकता है? हो सकता है कि एनुअल फेस्ट हो रहा है, हो सकता है फ्रेशर पार्टी हो रही है, हो सकता है फेयरवेल पार्टी हो रही है, हो सकता है कन्वोकेशन हो रहा है। तो सबको वन वर्ड में इवेंट कह सकते हैं। तो कुछ होने का एक जनरल नाम है इवेंट। अब वो कुछ क्या होगा वो आगे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी, किस तरह की पार्टी हो रही है, ओकेजन क्या है, वो बात की बात है। तो इन जनरल हम क्या बोलेंगे, कुछ हो रहा है, डेटा से इवेंट हो रहा है। तो अगर हम डेटाबेस के इवेंट की बात करें तो डेटाबेस में 3 तरह के इवेंट होते हैं, इंसर्ट इवेंट, डिलीट इवेंट और अपडेट इवेंट। अब कॉलेज में अगर कोई इवेंट हो रहा है, फ्रेशर पार्टी हो रही है, इस इवेंट पर कुछ करना चाहते हो, मिमिक्री करनी है, डांस करना है, कुछ करना चाहते हो, पार्टिसिपेट करना चाहते हो इवेंट में, तो कर लो पार्टिसिपेट। बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते हैं। इवेंट तो फिर भी होता है। जो उसका हिस्सा बनना चाहता है बन सकता है, जो नहीं बनना चाहता है वो ना बने। तो इसका मतलब ये है कि सर पहले दिन से ही तो ये तीनों इवेंट हो भी रहे होंगे। हमने कहा अब तक हम इसका हिस्सा नहीं थे, अब बनना चाहते हैं। ठीक है। तो अब ये सारे जो इवेंट होते हैं इनके भी 2 पार्ट होते हैं। हर इवेंट जो ये 3 बताए मैंने, इंसर्ट इवेंट, डिलीट इवेंट, अपडेट इवेंट, इन इवेंट्स के भी फर्दर 2 पार्ट होते हैं। जैसे इंसर्ट, इंसर्ट के 2 पार्ट हो गए, बिफोर आफ्टर। बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट। इसी तरह से डिलीट इवेंट के भी 2 पार्ट होते हैं, बिफोर डिलीट, आफ्टर डिलीट। अपडेट के भी 2 पार्ट होते हैं, बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट। मतलब यह है कि इंसर्ट कमांड जब आप चलाते हैं तो इंसर्ट कमांड अपना काम पूरा करे उससे पहले कुछ करना चाहते हो, इंसर्ट कमांड अपना काम पूरा करे उसके बाद कुछ करना चाहते हो, तो आप उसके लिए कोड बना सकते हैं। इसी तरह से डिलीट कमांड चलने से जस्ट बिफोर और डिलीट कमांड चलने के जस्ट आफ्टर अगर कुछ करना चाहते हो तो हम क्या बोलेंगे, मुझे डिलीट इवेंट को हैंडल करना है। हैंडल करना, हैंडल करने का मतलब है कोई मैं काम करना चाहता हूं इन इवेंट के होने पर। अपडेट इवेंट, अपडेट इवेंट के होने पर मैं कुछ करना चाहता हूं या तो जस्ट बिफोर अपडेट या जस्ट आफ्टर अपडेट। तो जब हम इन इवेंट्स को हैंडल करने की बात करते हैं कि मुझे इनको हैंडल करना है, तो इसका मतलब है कि मैं इसमें से कुछ भी हो, कोई लॉजिक रन करना चाहता हूं, तो इनमें से कोई भी इवेंट को हैंडल करने के लिए आपको जो टॉपिक पढ़ना होता है उसका नाम होता है ट्रिगर्स। तो ट्रिगर का पर्पस होता है डेटाबेस इवेंट के लॉजिक को हैंडल करना। डेटाबेस इवेंट पर अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो वो कोड आप कहाँ लिख कर आएंगे, ट्रिगर के अंदर लिख कर आएंगे। आप बहुत आसान है, अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, हाँ सर बढ़िया चीज है। ठीक है।
तो अब कोई आपसे पूछता है ट्रिगर कितने तरह के होते हैं या ट्रिगर क्या होता है, तो आप बताएंगे ट्रिगर इज लाइक स्टोर्ड प्रोसीजर। जैसे भी मैंने आपको स्टोर्ड प्रोसीजर पढ़ाई, इसी तरह से ट्रिगर भी स्टोर्ड प्रोसीजर होते हैं, लेकिन स्टोर्ड प्रोसीजर के तरह हैं, एग्जैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टोर्ड प्रोसीजर हम बनाते हैं, ट्रिगर हम बनाएंगे। स्टोर्ड प्रोसीजर बनाने के बाद कॉल हम करते हैं, ट्रिगर बनाने के बाद कॉल हम नहीं करते। वो जैसे इवेंट होगा, जिस इवेंट के लिए वो हैंडल कर रहा है, जैसे वो होगा अपने आप वो कॉल कर दिया जाएगा बाय डेटाबेस इंजन। तो ट्रिगर इज लाइक स्टोर्ड प्रोसीजर, नॉट सेम एज स्टोर्ड प्रोसीजर। बनाना हमें ऐसा ही है, जैसे कोड होता है प्रोसीजर बनाने का, क्रिएट प्रोसीजर, उसी तरह से क्रिएट ट्रिगर नाम से कोड होगा। उसके अंदर भी लॉजिक लिख कर आएंगे जैसे प्रोसीजर में लिखा है। सिर्फ एक ही बात का डिफरेंस है कि प्रोसीजर जब हम कॉल करेंगे तब रन होगा, ट्रिगर हमारी नहीं चलती। ट्रिगर जिस पर्पज के लिए बनाया गया है, जैसे ही उस टाइप की इवेंट होगी वो अपने आप चलेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बिल्कुल शब्द बोला इन्होंने, ऑटोमेटिक। मैं तो अपनी कमांड लिख रहा हूं, अपने आप पीछे वो हो गया काम। तो उसके लिए क्या होता है? ट्रिगर। अब ट्रिगर कितने तरह के हो गए? तीन तरह के। इंसर्ट ट्रिगर, डिलीट ट्रिगर, अपडेट ट्रिगर। अब इंसर्ट ट्रिगर फिर दो तरह का हो गया, बिफोर इंसर्ट ट्रिगर, आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर। बिफोर डिलीट ट्रिगर, आफ्टर डिलीट ट्रिगर। तो टोटल अगर कोई आपसे पूछे कि कितने तरह के ट्रिगर्स होते हैं, तो आंसर देंगे 6। ठीक है। बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट, बिफोर डिलीट, आफ्टर डिलीट, बिफोर अपडेट, आफ्टर। 6 तरह के ट्रिगर हमारे होते हैं। अब मैं कोई एक आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी आप आराम से घर बैठ के करते रहिए। लकीली हम जो ईएमपी टेबल पढ़ रहे हैं उसमें कुछ ऐसा है जहां पर ट्रिगर को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। जैसे अभी अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं ईएमपी टेबल की कहानी, और अगर मैं अभी इसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दूं, इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यू एम्प्लॉय आईडी, मान लो 901, एम्प्लॉय का नेम A1, एम्प्लॉय सैलरी 8,000, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट कोडिंग। जब इसको मैं रन कराऊंगा तो एरर आ जाएगी। क्यों आएगी सर? सब कुछ तो सही लिखा है, बताओ क्या गलत है? क्या गलत लिखा है इसमें? इसमें गलत नहीं है, बात 1 महीने पुरानी है, बस इतना फर्क है। जो सैलरी कॉलम है उस पर चेक कांस्टेंट लगा हुआ है कि मिनिमम सैलरी 10,000 आनी चाहिए तभी इंसर्ट होगा, वरना इंसर्ट ही नहीं होगा।
तो जो हमने एम्प्लॉय टेबल बना रखी है, उस एम्प्लॉय टेबल पे सैलरी कॉलम पर हमने एक चेक कांस्टेंट लगाया हुआ है। वो चेक कांस्टेंट इस वैल्यू को इंसर्ट होने देगा ही नहीं, क्योंकि वो हमने शायद, मुझे याद आ रहा है, 10,000 का लगाया है। ठीक है, अब देखो तो मैं चलाऊंगा, चल गया। इसका मतलब चेक कांस्टेंट हट गया है क्या? रिमूव कर दिया था। चलो देख। हम्म 800 करके देखें, कुछ तो लगाया था, हटा दिया है। इसको 902 करते हैं। नहीं, हटा ही दिया। ठीक है, तो चेक कॉन्स्ट्रेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये आई गेस हट गया है मेरा। चलो कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए मैं चेक कॉन्स्टेंट फिर से लगा दूं, तो ये एरर आ जाएगी कि भाई 10,000, मान लीजिए मैं 10,000 वाला चेक कॉन्स्टेंट लगा रहा हूं। ठीक है, तो अगर चलो लगाना हो तो कैसे लगाओगे? अल्टर टेबल ईएमपी एड चेक ईएमपी सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, अब तो लग गया। चल क्यों नहीं रहा भाई? हाँ, एल, वो तो डेलीमीटर है। अल्टर टेबल ईएमपी एड चेक चेक कॉन्स्टेंट एम्प्लॉय सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। हमने कर दी इंसर्ट 8,000, तब भी हो गई। सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ईएमपी। हाँ, एक जबरदस्त कोइंसिडेंस मुझे लग रहा है हुआ है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे नहीं पता। मैं बस सोच रहा हूँ, क्योंकि किसी बैच में मैंने ट्रिगर पढ़ाया था पहले, और वो ट्रिगर ईएमपी टेबल पे लगाया था मैंने। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ट्रिगर चल रहा है। मतलब ध्यान से देखो, 8,000 कभी आया नहीं है। इस पे चेक कांस्टेंट लगा हुआ था पहले से ही, पहले दिन का ही लगा हुआ है। लेकिन इस पे मैंने कहीं पढ़ाया है ट्रिगर किसी बैच में, तो वो लगा रहेगा, काम कर रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ट्रिगर को अगर देखना हो तो शायद इससे आता नहीं है। आगे लगा हुआ है। हाँ, इंसर्ट ट्रिगर लगा हुआ है किस टेबल पर? ये चलो पहले इसको हटाता हूँ। ट्रिगर का नाम क्या है? माई सेल ड्रॉप ट्रिगर माई। अब देखो, चलो अब फिर से एक काम करते हैं, 905 कर देते हैं। चेक कांस्टेंट, मतलब अभी आप उस पोजीशन पर आ गए जो आप सबके लैपटॉप में है ना। मेरे में ये जो हो रहा था वो इसलिए क्योंकि किसी बैच में मैंने ट्रिगर पढ़ाया है, और वो ट्रिगर मैं डिलीट करना भूल गया।
और कोइंसिडेंटली वो मैंने ईएमपी टेबल के साथ ही पढ़ाया था, और वो ईएमपी टेबल आपके यहाँ भी यही है, तो इसलिए वो लगा रह गया बराबर। तो अभी मैंने कांस्टेंट लगाया हुआ है, सैलरी पर 10,000 से कम सैलरी आएगी तो वो इंसर्ट ही नहीं होगी, और अगर मैं यहाँ पर 10,000 से ज्यादा करूंगा तो इंसर्ट होगी। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता था कि रादर देन सेइंग की एरर चेक कांस्टेंट वायलेटेड, मैं चाहता हूं अगर सैलरी 10,000 से कम आए तो 10,000 अपने आप हो जाए, और 10,000 से ज्यादा आए तो जो आई है वही रहे। भाई एक तरीका तो ये है, मना कर दो एरर कि हम देंगे नहीं, इससे कम इंसर्ट ही नहीं कराएंगे, तो वो तो चेक कांस्टेंट से अपना काम हो ही रहा है। लेकिन अब मेरी रिक्वायरमेंट एक कदम आगे जाकर आई कि भाई एरर ना दिखाओ, क्या काम करो, अगर सैलरी 10,000 से कम आ रही है तो उसे 10,000 कर दो, और 10,000 ही इंसर्ट हो जाए, और अगर 10,000 से ज्यादा आ रही है तो जो आई है वो इंसर्ट हो जाए। ये काम कैसे करोगे अब? तो इंसर्ट क्वारी लिखते समय तो इफ कंडीशन आप लगा नहीं पाओगे, इंसर्ट में तो आप अपनी वैल्यू लिखा रहे। तो इस काम को अगर हम ध्यान से देखें तो इंसर्ट इवेंट को हैंडल करके किया जा सकता है। इंसर्ट इवेंट को हैंडल करने के लिए यानी कि इंसर्ट ट्रिगर आएगा। अब इंसर्ट ट्रिगर हमारा दो तरह का है, बिफोर और आफ्टर। तो यहाँ पर कौन सा वाला लगाना है मुझे? बिफोर वाला। ठीक है, तो कैसे काम करेगा, ट्रिगर कैसे बनाएंगे वो देखो। थोड़ा पढ़ लेते हैं। ट्रिगर क्या है? एक नेम्ड डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जिसका नाम होगा, जो किसी टेबल के साथ हमारा लिंक होता है। और ये कब एक्टिवेट होता है, मतलब कब अपने आप रन होता है? जब कोई पर्टिकुलर इवेंट टेबल के साथ होती है। अब वो इवेंट हमारी क्या है? तीन, और तीन के दो दो फ्लेवर हैं। उन छह में से कोई भी इवेंट होगी तो जो ट्रिगर आपने बनाया है जिस इवेंट के लिए, अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब अपने आप रन हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया गया है कि भाई एक स्पेशल टाइप का स्टोर्ड प्रोसीजर होता है ना, जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कब? जब उस जैसा इवेंट हो जिसके लिए वो बनाया गया है। ठीक है, और ये किस पे चलता है? सिर्फ डीएमएल पे चलता है, सेलेक्ट क्वेरी पे नहीं चलता। डेटा मैनिपुलेट मतलब इंसर्ट पे चलेगा, अपडेट पे चलेगा, और डिलीट पे चलेगा। ठीक है, ट्रिगर को स्पेशल प्रोसीजर कहा जाता है। ट्रिगर इज कॉल्ड स्पेशल प्रोसीजर, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको आप डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, है ना। लाइक स्टोर्ड प्रोसीजर, जैसे स्टोर्ड प्रोसीजर को आप कॉल से, कॉल कमांड का यूज करके डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो डिफरेंस निकला वो यही निकला कि जो ट्रिगर है, ट्रिगर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली, जबकि जो आपका स्टोर्ड प्रोसीजर है, स्टोर्ड प्रोसीजर मस्ट बी कॉल्ड एक्सप्लिसिटली, मतलब बाई प्रोग्रामर। ठीक है, ट्रिगर का 6 तरह के ट्रिगर हो गए, मैंने बता दिया। तो ये सिंटैक्स एक बार देख लो। तो क्रिएट ट्रिगर, ये मैं बनाता हुआ चल रहा हूँ क्योंकि मुझे बनाना भी है। क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम क्या नाम दोगे? मान लो मैंने दे दिया T1, T1 नाम से टेबल नाउ, TR1 दे दिया। ठीक है, क्रिएट ऐसे ही लिखना है, ट्रिगर ऐसे ही लिखना है, उसके बाद ट्रिगर का नाम। ठीक है, अब बताना है ट्रिगर की टाइमिंग। ट्रिगर की टाइमिंग दो ही होंगी, बिफोर या आफ्टर। तो उसके लिए बिफोर आफ्टर नाम के कीवर्ड है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? मैं चाहता हूँ बिफोर, तो मैंने बिफोर बना दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे? ट्रिगर का टाइप, या तो इंसर्ट ट्रिगर है, या अपडेट ट्रिगर है, या डिलीट है। तो बिफोर, तो अब इस लाइन का मतलब क्या हो रहा है कि मैं एक ट्रिगर बना रहा हूं जिसका नाम TR1 रख रहा हूं, और ये बिफोर इंसर्ट ट्रिगर है, इसकी टाइमिंग बिफोर है और इसका टाइप इंसर्ट है। तो पूछा जा सकता है इंटरव्यू के अंदर, ट्रिगर के टाइप क्या होते हैं? तीन, तीन का 6 कर देते हैं। ट्रिगर की टाइमिंग क्या होती है? दो ही टाइमिंग, बिफोर आफ्टर। उसके बाद ऑन, किस टेबल पे लगाना है? टेबल का नाम बताओ। ईएमपी टेबल के साथ मैं इस ट्रिगर को लगा रहा हूँ।
अब आपको जो ट्रिगर लगाना है वो ईएमपी टेबल की हर रो पे आपको लगाना है। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर ईच रो पार्ट ऑफ सिंटैक्स। इसको तो मुझे लग रहा है इन्हें खुद से लिख देना चाहिए था, क्योंकि ये तो लिखना ही है हमें, ऑप्शनल नहीं है, लिखना ही है। फॉर ईच रो, टेबल की हर रो पर काम करना चाहिए। उसके बाद ट्रिगर की बॉडी स्टार्ट होगी। ट्रिगर की बॉडी जैसे प्रोसीजर की बॉडी स्टार्ट होती है बिगिन से, बिगिन। अब कोई वेरिएबल बनाना है तो यहाँ वेरिएबल बनाओ, और कोई वेरिएबल नहीं बनाना है तो जो ट्रिगर का कोड लिखना है वो अपना ट्रिगर का कोड लिख दो। अब ट्रिगर के अंदर हमारे कुछ स्पेशल वेरिएबल्स अवेलेबल होते हैं जो हमारे डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे ट्रिगर के अंदर एक वेरिएबल है न्यू और एक का नाम है ओल्ड। ओल्ड वेरिएबल अपने अंदर स्टोर, ये प्री डिफाइन दो वेरिएबल हैं माइस्क्वेल के अंदर। ओल्ड वेरिएबल क्या स्टोर करता है? पुरानी वैल्यू। एग्जांपल समझेंगे, आसान रहेगा। जैसे मैं इंसर्ट कर रहा हूं सैलरी की वैल्यू 8,000, तो जो आपने इंसर्ट करते समय सैलरी कॉलम में वैल्यू लिखी है वो ओल्ड वैल्यू हो गई। अब आपने कहा वेरीफाई करा के, इफ अगर वो वैल्यू 10,000 से कम है तो उसकी जगह क्या आ जाए? 10,000। तो न्यू कीवर्ड क्या स्टोर करेगा? जो नई वैल्यू आप बताना चाहते हैं वो। और ज्यादा बेटर समझने के लिए मैं एक बार लिख लेता हूं पहले, तो शायद आपको लिखा हुआ ज्यादा समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर इफ कैसे लगाओगे? क्या पाइथन की तरह यहाँ भी इफ होता है? आंसर इज यस। तो आप प्रोसीजर के अंदर, फंक्शन के अंदर, ट्रिगर के अंदर अगर इफ लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं? तो यहाँ पर मान लीजिए लिखा मैंने इफ। अब इफ के बाद, अब यहाँ पर कॉलम का नाम क्या है ईएमपी टेबल में? ईएमपी सैलरी। अब जिस समय इंसर्ट क्वेरी चल रही है उस समय जो जो वैल्यू आपने लिखी है वो हमारा जो कीवर्ड होगा न्यू और ओल्ड, उसके साथ हमारी रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू और दूसरा क्या होगा हमारा? ओल्ड। ठीक है, तो अब न्यू और ओल्ड कहाँ कहाँ अवेलेबल होते हैं, कैसे अवेलेबल होते हैं? एक बार इन्हें पढ़ लो। We can use the column name with new and old modifiers as old dot column name and new dot column name. ठीक है, old dot column name indicates the column of an existing row before the updation or deletion occurs. New column indicates the column of a new row that will be inserted. Okay, or an existing row after it is updated. यानी कि जब हम insert की बात करते हैं, जब हम इंसर्ट की बात करते हैं तो उस समय हमें न्यू कीवर्ड का यूज करना है, और उस न्यू कीवर्ड के साथ, या न्यू मॉडिफायर कह सकते हो या न्यू वेरिएबल कह सकते हो, उसके साथ हमें कॉलम का नेम रेफर करना होगा। तो जब हम इंसर्ट ट्रिगर बनाते हैं तो इंसर्ट ट्रिगर में जो ओल्ड मॉडिफायर है वो अवेलेबल नहीं होता। इंसर्ट के अंदर सिर्फ क्या अवेलेबल होगा? हमारा न्यू वाला मॉडिफायर अवेलेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ न्यू का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ एम्प्लॉय सैलरी से पहले न्यू डॉट एम्प्लॉय सैलरी लेस देन 10,000। यही तो था आपका। तो आप क्या करेंगे? अब इंडेंटेड ब्लॉक नहीं बनेगा इसका, तो इफ की कंडीशन ट्रू होने पर देन लगाते, देन सेट कर दीजिए जो भी वैल्यू आई है उसका एम्प्लॉय सैलरी इक्वल टू 10। उसके बाद इफ को एंड कर दीजिए, एंड
इफ। उसके बाद ट्रिगर की बॉडी एंड कर दीजिए, एंड और ट्रिगर ऑफ एंड। ओल्ड और न्यू को मैं दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। ट्रिगर मेरा बन चुका है, थोड़ा सा मैं ओल्ड और न्यू को समझाता हूँ, इसमें मुझे लग रहा है अभी भी एक दो लोगों का डाउट रह गया हो। मान लीजिए मैंने ये वाली क्वेरी थी, इस वाली क्वेरी में मुझे अपडेट क्वेरी चलानी है, ठीक है। तो ट्रिगर के अंदर अगर मैं इस रो पर कुछ अपडेट करने की बात करता हूं, तो मैंने लिखा अपडेट ईएमटी सेट एम्प्लॉय सैलरी इज इक्वल टू 40,000, ठीक है। अच्छा ये बताओ, मैंने इसमें कोई वेर लगाई? नहीं। अगर मैं इस कमांड को रन कर दूं, तो ये कमांड क्या करेगी, इस टेबल पर सारे एम्प्लॉय की सैलरी को 40,000 कर देगी। मैं चाहता हूं ऐसे नहीं, जहां पर सैलरी 40,000 से कम हो उनकी सैलरी क्या कर देनी है, 40,000 कर देनी है, बाकियों की जैसी है वैसी रहे। तो मैं चाहूँ तो वेर लगा सकता हूँ, लेकिन मैं ट्रिगर में जाके आपको ओल्ड और न्यू के बारे में समझाना चाहता हूँ, इसलिए अब मैं क्या करूंगा, ये अपडेट कमांड है। अब अपडेट कमांड चलेगी तो अपडेट ट्रिगर चलेगा। अपडेट ट्रिगर बिफोर अपडेट और आफ्टर अपडेट। तो बिफोर अपडेट की मैं बात करूंगा, तो अब मैं यहाँ पे ट्रिगर में क्या लिखूंगा, ट्रिगर अगर मैं बनाता हूं तो मुझे इफ लगाना पड़ेगा। इफ में क्या लिखूं, ओल्ड वैल्यू, तो यहाँ पर ओल्ड मॉडिफायर चाहिए मुझे। ओल्ड का मतलब जो एग्जिस्टिंग रो है उसकी वैल्यू को ओल्ड से निकालेंगे, और जो अभी क्वेरी चली है वहां से जो वैल्यू आ रही है उसको हम न्यू से रेफर करेंगे। तो ओल्ड का मतलब है एग्जिस्टिंग टेबल में जो डेटा पड़ा है उसको रेफर करना हो तो ओल्ड से रेफर करेंगे, और अगर कोई क्वेरी से जो डेटा आ रहा है वो रेफर करना है ट्रिगर के अंदर तो वो न्यू से रेफर करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, इफ ओल्ड डॉट एम्प्लॉय सैलरी इज लेस देन 40,000, देन सेट, है ना, क्या कर दोगे यहाँ पर, न्यू डॉट ईएमपी सेल इक्वल टू 40। आई गेस समझ में आ गया होगा आपको कि ओल्ड और न्यू का क्या मतलब। तो सर एक चीज बताओ, अगर कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट होने आ रहा है तो वो तो पहले कभी टेबल में है ही नहीं, तो फिर उस नए रिकॉर्ड के इंसर्ट होने पर ओल्ड का मतलब ही क्या रहा, क्योंकि उसके जैसा रिकॉर्ड तो टेबल में कभी है ही नहीं, तो इसीलिए इंसर्ट में ओल्ड तो कभी चलेगा ही नहीं। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? भाई जब नई क्वेरी आ रही है, नया रिकॉर्ड आ रहा है, तो उसके वो रिकॉर्ड पहले से टेबल में था ही नहीं, इसलिए इंसर्ट में कभी ओल्ड आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपका जो नया रिकॉर्ड है वो नया है, उसमें सिर्फ न्यू ही चल पाएगा। ठीक है, चलिए तो इसलिए लिखा हुआ है इंसर्ट में ओल्ड नहीं चलता, ठीक है। पुरानी टेबल ही नहीं है, टेबल में पुराना डेटा ही नहीं है। अपडेट में ओल्ड भी चलेगा, न्यू भी चलेगा। अगर मैं यहाँ पर डिलीट कर दूं, तो डिलीट में ओल्ड चलता है, न्यू नहीं चलता, ठीक है। चलो, अब ये सब करने के बाद मैंने अपना ट्रिगर जो बनाया था वापस देखते हैं। तो क्रिएट ट्रिगर TR1 बिफोर इंसर्ट ऑन EMP फॉर ईच रो बिगिन इफ, अभी जो वैल्यू आई है, तो न्यू का मतलब अभी जो वैल्यू आ रही है इंसर्ट कमांड में, अगर उसकी सैलरी 10,000 से कम है तो वो वैल्यू क्या बन जाए, हमारी 10,000 बन जाए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ट्रिगर बनकर तैयार हो गया है, मैं यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ 905 वाला। अभी तक ये एरर आ रही थी, लेकिन ट्रिगर क्या करेगा, टेबल में 8,000 जाने नहीं देगा,
उससे पहले ही, क्योंकि मैंने बिफोर ट्रिगर लगा, बिफोर इंसर्ट लगाया है, उससे पहले ही 8,000 को क्या बना देगा, 10,000 बना देगा। 905, और चलो इसको 82 कर देता, 906 कर दो, डुप्लीकेट एंट्री वाली बात हो गया। तो 906 A2 10,000 कोडिंग, ये इंसर्ट हुआ होगा। बिफोर इंसर्ट। तो इसी तरह से बाकी के जो 5 इवेंट है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे अपडेट वाला बता दिया मैंने, बिफोर अपडेट, जो मैंने एग्जाम्पल दिया, बिफोर अपडेट में चल जाएगा बिल्कुल। आफ्टर कब यूज हो सकता है, कंसिस्टेंसी को मैनेज करने के लिए आफ्टर का यूज कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी को मैनेज करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई भी अपडेट क्वेरी चली या डिलीट क्वेरी चली। अब डिलीट क्वेरी चलने के बाद कोई रिकॉर्ड आपका डिलीट हो गया, है ना। अब आप कोई कंडीशन डालना चाह रहे थे कि हमारा जो टेबल है उसमें ये रिकॉर्ड जरूर होना चाहिए, तभी टेबल का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, वरना टेबल का एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले क्या करो, पहले डिलीट से डिलीट करवाओ जो करवा रहे हो, फिर चेक करो कि डिलीट ने कहीं वो तो डिलीट नहीं कर दिया जिसकी जरूरत बहुत थी। अगर वो चला गया तो सब बेकार हो जाएगा मेरा। तो फिर हम क्या करेंगे, वहां पर आफ्टर डिलीट में जाके उस कंडीशन को चेक करेंगे। ठीक है, और अगर आफ्टर डिलीट में वो रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो उसको फिर रोल बैक कराएंगे वहां जाके। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी वाला जो पॉइंट है उसको मैनेज करने के लिए जनरली हम आफ्टर वाला यूज करते हैं। चलो, तो ये हमारा भाई कहानी हो जाती है ट्रिगर वाली। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ट्रिगर के जो नोट्स थे वो मैं दे दूंगा आपके लिए। तारीख हो गई 22। अब लास्ट नया कुछ नहीं पढ़ेंगे, जितना पढ़ाया है ना उसी को आसान कर देते हैं। जितना पढ़ाया है उसको आसान कर देते हैं। कैसे कर दोगे आसान? अभी हम लोग MySQL के ब्लैक एंड व्हाइट एडिटर पे चल रहे हैं, दैट इज कमांड प्रॉम्प्ट जैसे एडिटर पे चल रहा है। MySQL का एक रंग बिरंगा एडिटर भी आता है, दैट इज वर्क बेंच। अब वर्क बेंच पे अगर मुझे काम करना हो तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो क्या करेंगे, सर्च बार में जाइए और यहाँ लिखिए वर्क बेंच। तो MySQL वर्क बेंच आ जाएगा, पे क्लिक करेंगे। वेलकम टू MySQL वर्क बेंच। तो GUI टूल है ये MySQL के लिए। ठीक है, ये आप रूट यूजर से कनेक्ट होना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करिए, पासवर्ड रूट। अब देखो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी आपके डेटाबेस स्कीमा बने हुए थे सबकी लिस्ट आ गई। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो हम किस डेटाबेस स्कीमा में काम कर रहे थे, 9 to 11 वाले में। अब इसके अंदर हमने टेबल बहुत सारी बनाई, व्यूज बनाए, प्रोसीजर बनाए, फंक्शंस बनाए। तो ट्रिगर नहीं आए, क्योंकि ट्रिगर किसके अंदर दिखेंगे, प्रोसीजर के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो अब टेबल्स, EMP टेबल दिखेगी, PNB टेबल, SBI टेबल, HDFC टेबल, ये सब टेबल जो बनाई थी मैंने सब यहाँ देखेंगी। ये रही सारी टेबल। अब वहां पे शो कमांड चलानी पड़ती है आपको, क्लिक करना है तो। अब आपको व्यूज, तो मैंने एक दो व्यू बनाए थे शायद, ये रहा माई व्यू। प्रोसीजर P1 P2 P3 P4 और T1 भी आएगा।
कि किसी और बैच में ट्रिगर नहीं दिखाया, अभी दिखाना चाहिए था। चलो फंक्शंस में देखो जाके, फंक्शन बनाए थे F1 F2 F3 F5, इसके अंदर तो चलिए क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी इंटरनेट इशू की वजह से, वापस आइए। तो मैं वर्क बेंच आपको बता रहा था, तो वर्क बेंच में आपके टेबल्स वगैरह के ऑप्शन आ रहे हैं सारे, प्रोसीजर फंक्शन सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो आप जिस टेबल का डेटा सेलेक्ट करना चाहते हैं, माउस को उस टेबल पे लेके जाइए, और उस टेबल के आगे आप देखो, आपको तीन आइकन दिखेंगे। तीसरा वाला है डेटा को ग्रिड में दिखाना। तो जैसे इस पे क्लिक करोगे, अपने आप सेलेक्ट क्वेरी चलेगी और डेटा आपका दिख जाएगा। क्लिक करें इस पर, कहाँ है, डेटा पूरा ग्रिड में आ गया सारा, क्वेरी अपने आप लिख दो। तो ये ऊपर जो दिख रहा है नोटपैड जैसा, ये आपका एडिटर है। तो आप खुद से क्वेरी लिख सकते थे कि सर यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसे कर दो, वेयर एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन 40,000। अब यहाँ एंटर काम नहीं करेगा, क्या करो इसको, ये रन का बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करोगे तब रन। तो वो सारे रिकॉर्ड्स आ गए यहाँ पर जिनकी सैलरी 40,000 से ज्यादा है। तो ये आपका क्वेरी एडिटर है। अब इस क्वेरी एडिटर में आप मल्टी लाइन पर कहीं भी जा सकते हो, किसी भी लाइन पे ऊपर नीचे दाएं वहां अपना गलती हो गई जा सकते हो, वहां पर नहीं थी फैसिलिटी। तो अगर आप वर्क बेंच पढ़ रहे हो तो यहाँ से पढ़ो, क्लिक विलिक करके मत पढ़ना, क्योंकि क्लिक करने से पढ़ोगे तो फिर आपने क्या पढ़ा, ये तो चौथी पांचवी क्लास का बच्चा भी करेगा क्लिक। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, जिसको डिलीट करना है
जिसको भी डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, डिलीट। ठीक है, खत्म। डिलीट कमांड की जरूरत ही नहीं। सबको सेलेक्ट कर लिया, अब मत कर देना, सब खत्म हो जाएंगे। तो बिना वेयर वाला डिलीट, जिसको डिलीट करना है, जिसको डिलीट करना है उसको सेलेक्ट कर लो। लेकिन जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होगा तो आंखें काम नहीं करती हैं। लाखों लाखों रिकॉर्ड है, मुझसे कह दिया किसी ने वो सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दो जो कोडिंग डिपार्टमेंट के हैं, तो आंखों से देख देख के थोड़ी सेलेक्ट करोगे ऐसे, फिर तो क्वेरी चलेगी। तो क्वेरी लिखनी आनी चाहिए आपको, तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कोड डिपार्टमेंट इक्वल टू कोडिंग। अब जहां जहां होगा अपने आप डिलीट हो जाएगा। इंडस्ट्री में क्वेरी लिखने आनी चाहिए। वो ये नहीं कहते कि आप वर्क बेंच के एडिटर पे क्वेरी लिखोगे या माई एसक्यूएल के प्रॉम्प्ट वाले एडिटर पे क्वेरी, कहीं भी लिखो क्वेरी लिखो। अब आप उससे थोड़ी बताओगे कि डिलीट करने के लिए वर्क बेंच में रो को सेलेक्ट करते हैं, फिर राइट क्लिक करते हैं, डिलीट करते हैं, क्या क्या किस बात का इंटरव्यू चल रहा है फिर। ठीक है। अब अगर आपको कोई रो चेंज करनी है तो सेलेक्ट करो, एडिट, डबल क्लिक कर दो या डबल क्लिक कर दो। तो अब जैसे आपको इसको 107 बनाना है, तो हो गया जी 107, अपडेट हो गई। नहीं, जब ऐसे करोगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कमांड आ रही है। जो जो आप एडिटिंग नीचे करो ग्रिड में, तो कमांड नहीं आ रही है, कमांड नहीं आ रही। प्लस नई रो इंसर्ट करना है, बताओ क्या करना है। मान लो मैंने कर दी यहाँ पर 999, नाम, नाम कर दो, क्या करना है, संजू कर दिया, सैलरी, कोडिंग, एंटर कर दो, हो गया। क्या चीज? एरर आ गई। कुछ ना कुछ एरर वगैरह आएंगे इस तरह से। अप्लाई जब यहाँ से इंसर्ट करने के बाद जब परमानेंट करोगे तो अप्लाई पे क्लिक करोगे तो उस समय एरर वो दिखा रहा है। अब यहाँ पर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करो, ये एक्सपोर्ट, बताओ कहाँ सेव करना है, सीएसवी फाइल में। तो सारा रिकॉर्ड सीएसवी फाइल में आपका ये नाम से फाइल में सेव हो जाएगा। कोई क्वेरी लिखने की जरूरत ही नहीं है कि सबमिटेड बाई, फील्ड सेपरेटेड बाई, सब खत्म। आ गया अपने। उसकी कमांड ही लिखनी पड़ेगी बाई डिफॉल्ट, या तो ऑप्शन देखो कोई आ रहा हो। जो जो ऑप्शन आ रहे हैं उतना तो कर ही पाएंगे। ये इम्पोर्ट है, फाइल का पाथ बताओ, सीएसवी फाइल, जेसन फाइल, जहाँ भी हो। तो जिस टेबल के ग्रिड पे आपने क्लिक करा है उस टेबल में कितने कॉलम है? 4। तो जो फाइल इंपोर्ट कर रहे हो उसमें 4 कॉलम का डेटा होना चाहिए। तो बहुत स्टैंडर्ड वे में कर रहे हो तो ठीक है, बहुत इफ एंड बट करना है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो क्वेरी चलेगी फिर आप जब फ्रेश हो। ऊपर क्वेरी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, तो ये हमारा क्या हो गया, डेटाबेस, माई एसक्यूएल। आप एडिटर पे ही पढ़ें, माई एसक्यूएल को आप वर्क बेंच से प्रैक्टिस करें। मैं तो रिकमेंड करूंगा एडिटर पे करें। वर्क बेंच पे तब जाएं जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ताकि आप सारी चीजें एक साथ एक नज़र में देख पाएं कि ये टेबल्स हैं सारी, ये व्यूज हैं मेरे, ये प्रोसीजर्स हैं जो जो मैंने बनाए थे, जिनको ओपन करना है वो आप यहाँ पर अपना देख सकते हो क्लिक करके। आ जाओ।
लोकल होस्ट का मतलब है जैसे माई एसक्यूएल है, तो माई एसक्यूएल एक सर्वर बेस्ड डेटाबेस है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो सेम कंप्यूटर पे कर रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है कि माई एसक्यूएल का एक यूजर दूसरे लैपटॉप पर बैठा हो, लेकिन वहां पर उसने माई एसक्यूएल इंस्टॉल नहीं करी है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, मेरे लैपटॉप से कनेक्टेड है, मेरे लैपटॉप पर माई एसक्यूएल इंस्टॉल्ड है, तो मैं सर्वर की तरह काम कर रहा हूँ। तो वो अपने कंप्यूटर पे क्या लिखेगा, मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, रूट एज लोकल होस्ट की जगह क्या लिखेगा, मेरे कंप्यूटर का एड्रेस। ठीक है, तो कुछ ऐसे समझो, एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, यहाँ माई एसक्यूएल इंस्टॉल है, इसी कंप्यूटर पे वर्क बेंच चल रहा है, तो इसी कंप्यूटर वर्क बेंच, इसी पे माई एसक्यूएल, तो लोकल होस्ट। अब वर्क बेंच मैंने यहाँ चला दिया, तो वर्क बेंच जब यहाँ पर है तो यहाँ लोकल होस्ट अगर मैं लिखूंगा तो इसी कंप्यूटर माई एसक्यूएल को ढूंढा जाएगा। अब मुझे क्या बताना होगा, इन दोनों को एक नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा, और इस कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस है इस वाले का जहां माई एसक्यूएल इंस्टॉल्ड है वो यहाँ पर लिखना होगा। लोकल होस्ट की जगह पर क्या लिखेंगे, इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस लिखेंगे, रूट एट कंप्यूटर का एड्रेस। अभी तो हम एक ही कंप्यूटर पे हैं, तो इसलिए लोकल होस्ट हमारा चल रहा है। तो इसके यूजर जो हम एक्सेस करवाएंगे वो अलग अलग कंप्यूटर से करवा सकते हैं, तो हर किसी को अपने अपने कंप्यूटर माई एसक्यूएल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। अब इमेजिन करो बैंक की सिचुएशन, बैंक का जो डेटाबेस होगा वो कोई एक कंप्यूटर पे होगा। अब उसको जो भी मैनेज करने आएगा क्या उसी कंप्यूटर बैठेगा आके? मान लो इंडिया के किसी बैंक का जो डेटाबेस है वो मुंबई में रखा हुआ है मान लीजिए। अब नोएडा में कोई प्रोग्रामर उसे कुछ काम करना है, क्वेरी चलानी है, तो मुंबई जाएगा वो, पहले अपने घर में बैठ कर करेगा काम, है ना। तो अपने कंप्यूटर वो लोकल उसमें लिखेगा, क्या लिखेगा, मुंबई के कंप्यूटर पर जहां पर डेटाबेस इंस्टॉल है बैंक का, उसका आईपी एड्रेस लिखेगा लोकल उसकी जगह पर। तो चलो, अब अभी कंपनी आई थी लास्ट कुछ ड्यूकेट में, उनके क्वेश्चन है मेरे पास, वो आपको शेयर कर दूंगा मैं। बाकी कुछ मेरे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं करने के लिए माई एसक्यूएल के, वो आपको शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है, अब माई एसक्यूएल हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारा अगला चैप्टर आएगा माई एसक्यूएल को पाइथन के साथ इंटीग्रेट करना, कि अगर मुझे पाइथन के साथ इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे। सोचो आप बैंक की वेबसाइट चलाते हो, बैंक का मोबाइल ऐप चलाते हो, तो वहां भी तो आप क्या कर रहे हो, किसी को ट्रांसफर करते हो तो बैलेंस आपका अपडेट नहीं हो रहा है। जब आप अवेलेबल बैलेंस, फैच बैलेंस पे क्लिक करते हो तो आपका बैलेंस नहीं आ रहा है, तो इंटरनली सेलेक्ट क्वेरी चल रही होगी ना। तो एटीएम, पेटीएम या कोई वेबसाइट पर हम तो क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के पीछे कोई क्वेरी चलती होगी, तो वो कोई प्रोग्राम तो होगा जो इस काम को करता होगा। भाई पेटीएम भी तो एक प्रोग्राम ही है, पेटीएम को भी तो किसी लैंग्वेज में बनाया गया होगा, तो वो लैंग्वेज फिर माई सीक्वल से कनेक्ट हो रही होगी ना। एटीएम के अंदर एक प्रोग्राम चल रहा है, वो प्रोग्राम आपसे ऑप्शन पूछता है क्या करना है, फिर आपके सिलेक्शन के हिसाब से वो प्रोग्राम क्वेरी बनाता होगा, तब डेटा में जाता होगा। भाई जितने भी एंड यूजर हैं वो तो एक इंटरफेस से इंटरेक्ट करते हैं अपने किसी एप्लीकेशन के, मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट के, और फिर वो जिन लैंग्वेज में बनी होंगी मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट, फिर वो डेटाबेस से कनेक्ट होती होंगी। यही तो होता होगा रियल में। वो वाला पोर्शन हमारा भी रह गया है कि कैसे हम माई सीक्वल को पाइथन के साथ कनेक्ट करेंगे, या जावा पढ़ रहे हो तो जावा के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, पीएचपी पढ़ रहे हो तो पीएचपी के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, डॉट नेट पढ़ रहे होते तो डॉट नेट के साथ। तो अभी तक जो पढ़ा हमने पिछले एक महीने में ये सबको सेम है। आप जावा पढ़ें, डॉट नेट पढ़ें, पीएचपी पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, सबको यही पढ़ना है। अब अगली क्लास से जो हम पढ़ेंगे वो पाइथन के स्पेसिफिक हो। चलो आज इतना, कल ऑफ रहेगा, है ना, दिवाली फेस्टिवल के लिए। अगला सैटरडे क्लास होगी, अगले सैटरडे को पाइथन के साथ डेटाबेस कनेक्टिविटी